गुप्त काल के बारे में, गुप्त काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में देख लेते हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त सावंत की स्थापना किसने की? गुप्त सावंत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और गुप्त सावंत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए अगला देखते हैं। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। चलिए अगला देखते हैं अब। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तीसरी सदी के अंत में हुआ था। कब हुआ था? तीसरी सदी के अंत में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जिस गुप्त सावंत का प्रवर्तक माना जाता है वह गुप्त सावंत कब चलाया? कब से कब तक चलाए थे? तो 319 ईस्वी से 320 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठे थे? चंद्रगुप्त राजगद्दी पे कब बैठे थे? 335 ईस्वी में। कब बैठे थे? 335 ईस्वी में। चंद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? किस प्रकार का था? आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी था। आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। चलिए आगे देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक था। कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन थे। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र की विवाह किससे किया? किससे किया? तो वकाटक नरेश रुद्रसेन से। किससे करवाए थे? वकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। फायन कहाँ का निवासी था? फायन कहाँ का निवासी था? चीन का। फायन कहाँ का निवासी था? चीन का। और किसके शासन में आए थे? चीनी यात्री फायन किसके समय आया था भारत? चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरा नाम किससे जाना जाता है? देवराज के नाम से जाना जाता है। देवराज के नाम से जाना जाता है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। चलिए देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पे बैठे थे? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त बैठे थे। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए थे। कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है ये सबको। चलिए आगे देखिए। कुमारगुप्त के बाद राजगद्दी पे कौन कौन बैठे थे? अब भी देखिए, कुमारगुप्त के बाद राजगद्दी पे कौन बैठे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त बैठे, और कुमारगुप्त के बाद अब राजगद्दी पे कौन बैठे थे? तो स्कंदगुप्त, जो कब से कब तक रहे थे? 455 से 467 तक। कब तक रहे थे? 455 से 467 ईस्वी तक रहे थे स्कंदगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा? स्कंदगुप्त जब गद्दी पे बैठे उसी समय हुनों ने आक्रमण किए थे। किसने किए थे? हुनों ने। किसने किए थे? हुनों ने। चलिए आगे देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा जाता है? जूनागढ़ अभिलेख में यहाँ हुनों होगा, गुनो नहीं होगा। यहाँ पे हुनों होगा। हुनों को मलेच्छ कहा जाता है।
जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। एरन अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से। चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शुक्रोपम कहा गया? शुक्रोपम किस स्तंभ में कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में। चलिए आगे देखते हैं। सर्वराजोछेता मतलब सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला। सर्वराजोछेता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाली की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। चलिए आगे देखते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने करवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। दूरदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? चक्रपालित ने। चक्रपालित ने करवाए थे। विष्णु मंदिर किसने करवाए थे? चक्रपालित ने। दूरदर्शन झील के किनारे, दूरदर्शन एक झील है गुप्त काल का, उसके किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए थे। किसने करवाए थे गुप्त काल शासक में? चलिए चक्रपालित ने। किसने करवाए थे? चक्रपालित ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोमान। कौन था? तोमान। तोमान था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? अगर पूछे क्वेश्चन गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? तो विष्णुगुप्त। कौन था अंतिम शासक? विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। तोमान का पुत्र कौन था? अब आ जाइए। तोमान का पुत्र कौन था? कौन था तोमान का पुत्र? मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल। मिहिरकुल को यशोधर्मन के ने कब पराजित किया था? मिहिरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? 532 ईस्वी में। कब किया था? 532 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कौन साधन है सबसे महत्वपूर्ण? तो इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख में। अगर समुद्रगुप्त के काल के इतिहास के बारे में अगर जानना है हमको, तो इलाहाबाद स्तंभ के उत्कीर्ण लेखक में हमको जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, यहाँ पे विद्या होगा, विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? कौन सा था? उज्जैन। पढ़ने के लिए, कला सीखने के लिए, साहित्य के लिए कहाँ जाते थे? उज्जैन जाते थे। उज्जैन जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया था? किसको किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे भी देख चुके हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? 9 नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय के? कालिदास। सबसे नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास। चलिए आगे देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। चलिए, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? किस कृति में होती है? मेघदूतम। मेघदूतम जो है, मेघदूतम विश्व की कृति में जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास है। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शक के उन्मूलन के बाद। शकों के उन्मूलन के बाद। शकों के उन्मूलन के बाद। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के का लाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। रूपक कहलाते थे। चंद्रगुप्त
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया मेरा, खगोल शास्त्र में गुप्त काल को में सबसे प्रसिद्ध नामक था। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नामक था बारहमिहिर को। चलिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? भाग्यभट्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा युग प्राचीन भारत कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? कौन था? गुप्त युग। चलिए, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ कब? गुप्त काल में हुआ था। चलिए, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला है? एरन अभिलेख में। कहाँ मिला? एरन अभिलेख में। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? शिक्षा का महान केंद्र नालंदा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। यहाँ पे योग होगा। ठीक है, सुधार लेना आप लोग। चलिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त था। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? धन्वंतरी कौन था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। चलिए आगे देखते हैं। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? आर्यभट्ट जाने जाते हैं गणितज्ञ के क्षेत्र में। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ मंदिर निर्माण का। अजंता की गुफा में, चलिए आगे देखते हैं। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसे मानते थे? विष्णु। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। चलिए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ एवं दशावतार मंदिर। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों पर प्रचलन किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम को ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्थिति लेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। चलिए, समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहलद्वीप का शासक कौन था? मेघवर्मन। कौन थे? मेघवर्मन थे। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में पेठ कहा जाता था। किसको कहा जाता था? पेठ। अनेक ग्रामों के समूह को पेठ कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? नौकरशाही को आत्मी के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? दिनार किसको कहा गया? स्वर्ण के सिक्कों को दिनार कहा गया। महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 4th सदी में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख है महरौली लोक स्तंभ में। किसमें उल्लेख है? महरौली लोक स्तंभ में। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। किसमें मिलता है? अजंता में। अजंता का विषय वस्तु संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से।
विषय वस्तु संबंधित है, अजंता के विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी, क्या थी? गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इसी